हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका आज की इस खौफनाक कहानी में। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी सच्ची और डरावनी कहानी मिस ना करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की सच्ची वारदात। इटावा जिले के दिवरासई गांव का रहने वाला मेवाराम यादव अपनी गेहूं की पकी फसल काट रहा था। साथ में कई मजदूर भी कटाई कर रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे प्यास लगी तो मेवाराम ने मजदूर सुदामा को पानी लाने प्रदीप कुमार के कुएं पर भेजा। सुदामा कुएं पर पहुंचा तो उसे कुएं से बदबू आती महसूस हुई। जिज्ञासावश उसने कुएं में झांका तो उसके मुंह से चीख निकल गई। कुएं में लाश पड़ी थी। सुदामा की चीख सुनकर मेवाराम और मजदूर भी कुएं के पास पहुंच गए। इसके बाद तो पूरे गांव में शोर मच गया। यह बात 2 अप्रैल 2020 की है। अपने कुएं में लाश पड़ी होने की जानकारी प्रदीप कुमार शाक्य को हुई तो उसका माथा ठनका, क्योंकि उसका 17 वर्षीय बेटा अंकित 30 मार्च की शाम 7 बजे घर से निकला था और वापस नहीं लौटा था। उसने घर वालों के साथ गांव का कोना कोना छान मारा था, लेकिन अंकित का कुछ भी पता नहीं चला। वह बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराने पुलिस के पास भी गया था, लेकिन पुलिस ने उसे टरका दिया था। प्रदीप के मन में तमाम आशंकाओं के बादल उमड़ने लगे। इन्हीं आशंकाओं के बीच उसने पत्नी दिलीप कुमारी तथा घर के अन्य लोगों को साथ लिया और खेत पर स्थित अपने कुएं पर जा पहुंचा। उस समय वहां दर्जनों लोग थे जो कुएं में झांक झांक कर लाश को देख रहे थे। प्रदीप कुमार और उसके घर के अन्य लोगों ने भी कुएं में झांक कर लाश देखी, पर यह सुनिश्चित कर पाना मुश्किल था कि लाश किसकी है। इस बीच गांव के चौकीदार ने भरथना थाने में फोन कर यह जानकारी दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी बलिराज शाही पुलिस टीम के साथ दिवरासई गांव स्थित उस कुएं पर पहुंच गए जहां लाश पड़ी थी। गांव के 2 युवकों सूरज और राजू को कुएं में उतारा गया। दोनों अच्छे तैराक थे। कुएं में उतरते ही सूरज चिल्लाया, कुएं में एक नहीं 2 लाशें हैं। यह सुनकर पुलिस के साथ साथ गांव वालों की भी सांसें अटक गईं। उन युवकों के सहयोग से पुलिस ने रस्सी के सहारे खींचकर दोनों शव कुएं से बाहर निकलवाए। शवों को देखकर वहां मौजूद लोगों ने उनकी शिनाख्त कर ली। एक शव प्रदीप कुमार शाक्य के बेटे अंकित का था और दूसरा 16 वर्षीय सुलेखा का, जो गांव के ही रामप्रसाद की बेटी थी। रामप्रसाद तथा उसके घर का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। थाना प्रभारी ने उसके घर सूचना भिजवाई, पर सूचना के बाद भी उसके घर से कोई नहीं आया। घटना स्थल पर मौजूद प्रदीप कुमार व उसकी पत्नी दिलीप कुमारी अपने 17 वर्षीय बेटे अंकित के शव को देखकर दहाड़े मारकर रो रहे थे। परिवार के अन्य लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल था। इसी बीच थाना प्रभारी बलिराज शाही ने कुएं से युवक युवती के शव मिलने की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। कुछ ही देर में एसएसपी आकाश तोमर तथा सीओ आलोक प्रसाद आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर मृतक के घर वालों तथा अन्य लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई, जिससे पता चला कि अंकित और सुलेखा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों के घर वाले इसका विरोध करते थे। 2 दिन पहले ही दोनों देर शाम घर से निकले थे। जामा तलाशी में उनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस अधिकारियों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सुलेखा के घर वाले वहां नहीं आए थे। लोगों ने बताया कि मृतका के घर पर केवल महिलाएं हैं, पुरुष फरार हैं। सूचना के बावजूद घर की महिलाएं भी मृतका का शव देखने नहीं आई। यह बात पुलिस की समझ से बाहर थी। इससे पुलिस अधिकारियों को लगा कि यह मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है। अंकित की मां दिलीप कुमारी भी चीख चीख कर कह रही थी कि उसके बेटे की हत्या सुलेखा के घर वालों ने की है। हत्या करके शव कुएं में फेंक दिया ताकि लोग समझें कि दोनों ने आत्महत्या की है। मामला हत्या का था या आत्महत्या का, यह बात तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकती थी। पुलिस ने अंकित व सुलेखा के शव पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल इटावा भिजवा दिए। 3 अप्रैल 2020 को 3 डॉक्टरों के पैनल ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया। थाना प्रभारी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो चौंके, क्योंकि मामला आत्महत्या का नहीं हत्या का था। उनकी मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। थाना प्रभारी ने यह जानकारी एसएसपी आकाश तोमर को दे दी। एसएसपी ने प्रेमी युगल हत्याकांड को गंभीरता से लिया और कातिलों को पकड़ने के लिए सीओ आलोक प्रसाद की निगरानी में एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर दिया। इस टीम में थाना प्रभारी बलिराज शाही, एसआई अनिल कुमार, महिला सिपाही सरिता सिंह, एसओजी प्रभारी सत्येंद्र सिंह तथा सर्विलांस प्रभारी बेचैन सिंह को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने सबसे पहले मृतक अंकित के घर वालों से पूछताछ की। मृतक की मां दिलीप कुमारी ने बताया कि 30 मार्च को 7 बजे अंकित के मोबाइल पर एक कॉल आई थी। उसने कॉल रिसीव कर बात की,
फिर घर से चला गया। उसके बाद वापस नहीं लौटा। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। उसने अंकित की हत्या का आरोप सुलेखा के घर वालों पर लगाया। अंकित का मोबाइल घर पर ही था, जिसे वह चार्जिंग पर लगा गया था। पुलिस टीम ने मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने जब उसका मोबाइल खंगाला तो पता चला कि उसके मोबाइल पर अंतिम कॉल 30 मार्च की शाम 7 बजे आई थी। पुलिस ने उस नंबर की जानकारी जुटाई तो पता चला वह नंबर सुलेखा के चचेरे भाई सौरभ का है, पर सौरभ सहित घर के अन्य सदस्य फरार थे। पुलिस टीम सुलेखा के घर पहुंची तो उसकी मां सीता देवी और बहनें फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि सुलेखा की हत्या अंकित के घर वालों ने की है। घर के पुरुष बदनामी और पुलिस के डर से फरार हो गए हैं। सीता देवी ने यह बात स्वीकार की कि सुलेखा अंकित से प्यार करती थी और परिवार के लोग विरोध करते थे। सुलेखा का मोबाइल फोन भी घर पर ही था। पुलिस ने उसका मोबाइल अपने पास सुरक्षित रख लिया। प्रेमी युगल की हत्या का इल्जाम दोनों परिवार एक दूसरे पर लगा रहे थे। पुलिस परेशान थी कि आखिर अंकित और सुलेखा का कातिल कौन सा परिवार है। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने सुलेखा के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि सुलेखा 2 नंबरों पर दिन में कई बार बात करती थी। इनमें एक नंबर अंकित का था और दूसरा अंकित की चचेरी बहन आरती का था, जो उसकी सहेली थी और उसके साथ ही पढ़ती थी। पुलिस को लगा कि आरती से सच्चाई पता चल सकती है। 4 अप्रैल की रात 11 बजे पुलिस टीम अंकित के चाचा रामकुमार के घर पहुंची और पूछताछ के बहाने उसकी बेटी आरती को जीप में बिठा लिया। घर वालों ने रात में बेटी को थाने ले जाने का विरोध किया तो पुलिस ने कहा कि उससे कुछ पूछताछ करनी है। थाने में पुलिस ने आरती को प्रताड़ित कर पूछताछ शुरू की। दरअसल पुलिस चाहती थी कि आरती यह स्वीकार कर ले कि प्रेमी युगल हत्या अंकित के घर वालों ने की है। इस बीच आरती के पिता और भाई थाने पहुंच गए तो उन दोनों को भी जमकर पीटा गया। जब आरती नहीं टूटी तो पुलिस उसे उसके घर छोड़ दी। आरती एवं उसके घर वालों ने एसएसपी आकाश तोमर से प्रताड़ना की शिकायत की। इस पर एसएसपी ने थाना प्रभारी बलिराज शाही को फटकार लगाई, साथ ही सीओ से भी बात की। उन्होंने कहा कि वह केस को वर्कआउट करें, लेकिन किसी को अनावश्यक प्रताड़ित न करें। एसएसपी की हिदायत के बाद पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाते हुए मृतका सुलेखा के पिता, भाई, चाचा और चचेरे भाई पर शिकंजा कस दिया। पुलिस टीम ने उनके मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिए, साथ ही उनकी टोह के लिए मुखबिरों को भी लगा दिया। यही नहीं, पुलिस ने घर जाकर मृतका सुलेखा की बहन बरखा से भी मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। बरखा ने बताया कि पिता, चाचा व भाई सुलेखा को बहला फुसलाकर गेहूं के खेत पर ले गए थे। उसके बाद वह घर वापस नहीं आई। बरखा के बयान से स्पष्ट हो गया कि सुलेखा वही उसके प्रेमी अंकित की हत्या उसके घर वालों ने ही की थी। पुलिस ने सुलेखा के पिता राम प्रसाद, भाई सनी कुमार, चाचा राजीव उर्फ राजी तथा चचेरे भाई सौरभ को गिरफ्तार करने के लिए कई जगह ताबड़तोड़ दबिश डाली, लेकिन वे लोग पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। हालांकि उनकी लोकेशन भरतना के आसपास के गांवों की मिल रही थी। 7 अप्रैल की सुबह करीब 6 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इटावा कन्नौज हाईवे पर स्थित जिजुआ मोड़ गेट के पास राम प्रसाद अपने भाई राजीव, बेटे सनी और भतीजे सौरभ के साथ मौजूद है। यह सूचना मिलते ही पुलिस टीम जिजुआ मोड़ गेट के पास पहुंच गई और घेराबंदी कर चारों को गिरफ्तार कर लिया। उन सभी को थाना भरतना लाया गया। थाने में उनसे सुलेखा और अंकित की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो वे टूट गए। उन चारों से गहन पूछताछ के बाद पता चला कि प्रेमी युगल की हत्या का मास्टरमाइंड सुलेखा का चाचा राजीव उर्फ राजी था। उसने ही पूरा षड्यंत्र रचा था और घर के अन्य लोगों को उकसाया था। चूंकि हत्यारोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया था, थाना प्रभारी बलिराज शाही ने मृतका के पिता प्रदीप शाक्य की ओर से भादंबी की धारा 302, 120 बी के तहत राम प्रसाद, राजीव उर्फ राजी, सनी कुमार तथा सौरभ कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस जांच में नादान प्रेमियों की हत्या की सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा के थाना भरतना क्षेत्र में एक गांव है देवरासी। इसी गांव में राम प्रसाद अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सीता के अलावा 2 बेटे सनी और मणि तथा 4 बेटियां थीं, जिनमें सुलेखा तीसरे नंबर की थी। राम प्रसाद के पास 10 बीघा जमीन थी। राम प्रसाद का एक अन्य भाई राजीव प्रसाद था, जिसे गांव के लोग राजी कहते थे। दोनों भाइयों के बीच जमीन व मकान का बंटवारा हो चुका था। राजीव दबंग था, पढ़ा लिखा भी। किसानी के साथ वह किराने की दुकान भी चलाता था। दुकान पर उसका बेटा सौरभ बैठता था। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी।
सुलेखा और बरखा के अलावा सभी बहनों की शादी हो चुकी थी। बरखा 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। घर के कामों के साथ साथ वह पढ़ती भी थी। राम प्रसाद के पड़ोस में प्रदीप कुमार शाक्य का मकान था। उसके परिवार में पत्नी दिलीप कुमारी के अलावा 2 बेटे अमन और अंकित थे। प्रदीप कुमार शाक्य खेती किसानी के अलावा गल्ले का व्यवसाय भी करता था। इससे उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। उनका 17 वर्षीय बेटा अंकित 11वीं में पढ़ रहा था। पढ़ाई के साथ साथ वह पिता के गल्ले के काम में हाथ बंटाता था। राम प्रसाद व प्रदीप कुमार हालांकि अलग अलग जाति बिरादरी के थे, लेकिन पड़ोसी होने के नाते दोनों परिवारों में मधुर संबंध थे। एक दूसरे के सुख दुख में बराबर शरीक होते थे। सुलेखा और अंकित हमउम्र थे। बचपन से ही दोनों साथ खेले बड़े थे। उनमें खूब पड़ती थी। दोनों अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे, इसलिए वे साथ साथ खेल तो नहीं पाते थे, पर आंखों से एक दूसरे को मूक संदेश देने लगे थे। अंकित की शरारत पर सुलेखा शर्मा जाती तो अंकित उसे छूते ही मदहोशी के आलम में पहुंच जाता था। हकीकत यह थी कि सुलेखा उसके दिल की गहराइयों तक समा चुकी थी। वह रात दिन उसी के ख्वाब देखता था। सुलेखा और अंकित एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सुलेखा अंकित की चचेरी बहन आरती के साथ कॉलेज जाती थी। वह उसकी प्रिय सहेली थी और उसी की कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन सुलेखा कॉलेज जा रही थी, तभी अंकित उसे रास्ते में मिल गया। अंकित ने इशारे से उसे पेड़ की ओट में बुलाया। दोनों की आंखें चार हुईं और दिल धड़कने लगे। अंकित ने अनायास ही सुलेखा का हाथ थामते हुए कहा, सुलेखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा हर समय मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। सुलेखा नजरें नीची करके मंद मंद मुस्कुराती हुई पैर के अंगूठे से मिट्टी खुरचती रही। उसकी खामोशी से अंकित को उसके दिल की बात पता चल गई। वह समझ गया कि जो हाल उसका है वही सुलेखा का भी है। अंकित ने उसे छेड़ते हुए कहा, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारा जवाब सुनने को बेचैन हूं। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो मुझे डांट दो, लेकिन एक बात जान लो सुलेखा कि अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी कसम मैं जान दे दूंगा। तुम्हारे बिना अब मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। सुलेखा ने आंखें फाड़कर अंकित को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अंकित, मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूं जितना तुम मुझे करते हो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम मुझसे यह बात कहो, लेकिन तुम तो मेरे बुद्धू हो। अपनी बात कहकर वह घर की तरफ चल दी। जवाब में अंकित ने कहा, सुलेखा, सचमुच मैं बुद्धू हूं, डरपोक हूं, तभी तो सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे सामने नहीं आ पाता था। इसके बाद अंकित और सुलेखा का प्यार परवान चढ़ने लगा। सुलेखा और अंकित घर से कॉलेज जाने को निकलते, लेकिन वे कॉलेज न जाकर बाग बगीचे में बैठकर प्यार भरी बातें करते। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ा तो दोनों शारीरिक मिलन के लिए लालायित रहने लगे, और एक दिन उनकी यह हसरत भी पूरी हो गई। समय बीतता रहा। धीरे धीरे दोनों के प्यार की खुशबू स्कूल कॉलेज के साथ साथ गांव की गलियों में फैलने लगी। एक कान से दूसरे कान होती हुई यह बात राम प्रसाद के कानों तक पहुंची तो वह सन्न रह गया। उसने बेटी को डांटने के बजाय प्यार से समझाया, सुलेखा, जब तक तेरा बचपन रहा मैंने तुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन अब तू सयानी हो गई है, इसलिए अंकित के साथ चोरी छिपे बतियाना छोड़ दे। तुझे और अंकित को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं, इसलिए मेरी इज्जत की खातिर तू उसका साथ छोड़ दे। इसी में हम सबकी भलाई है। पापा, लोग यूं ही बातें बनाते हैं, हमारे बीच कोई गलत संबंध नहीं है। मैं अंकित से पढ़ाई के बारे में बातचीत कर लेती हूँ। सुलेखा ने झूठ बोला। राम प्रसाद ने सुलेखा की बातों पर विश्वास कर लिया। इसके बाद कुछ रोज सुलेखा अंकित से कटी रही, हालांकि चोरी छिपे दोनों मोबाइल पर बतिया लेते थे। उसके बाद वह पुराने ढर्रे पर आ गई। एक दिन सुलेखा घर में अकेली थी, तभी अंकित आ गया। उसे देखते ही सुलेखा चहक उठी। सूना घर देखकर अंकित ने उसे अपने आगोश में भर लिया। लगता है तुझे मेरा ही इंतजार था। क्यों, तुम्हें मेरा इंतजार नहीं रहता क्या? सुलेखा ने आंखें नचाते हुए कहा। छोड़ो मुझे, दरवाजा खुला है। अंकित को लगा मौका अच्छा है। सुलेखा भी मूड में थी। उसने फौरन दरवाजा बंद किया और लौटकर जैसे ही सुलेखा का हाथ पकड़ा, वह अमरबैल की तरह उससे लिपट गई। फिर दोनों सुध-बुध खो बैठे। अवैध संबंधों का सिलसिला इसी तरह चलता रहा, लेकिन यह रिश्ता कब तक छिपा रहता। एक दिन सुलेखा की मां सीता अपनी बड़ी बेटी बरखा के साथ पड़ोसी के घर गई थी। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम था। एकांत मिलते ही दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। उसी समय अचानक सीता आ गई। सुलेखा और अंकित को आलिंगनबद्ध देखकर सीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
अंकित को खरी खोटी सुनाते हुए वह उसे थप्पड़ चढ़कर बोली, आस्तीन के सांप, मैंने तुझे बेटा समझा था, तुझ पर भरोसा किया था, लेकिन तूने मेरी ही इज्जत पर डाका डाल दिया। अंकित सिर झुकाए वहां से चला गया तो सीता सुलेखा पर टूट पड़ी। उसे लात घूंसों से मारते हुए बोली, आज के बाद अगर तू कभी अंकित से मिली तो मुझसे बुरा कोई न होगा। सीता देवी ने सुलेखा के गलत राह पर जाने की जानकारी पति राम प्रसाद व बेटे सनी कुमार को दी तो उन दोनों ने सुलेखा को मारा पीटा तथा घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। जब पाबंदियां सुलेखा को बेचैन करने लगीं, तब उसने अंकित की चचेरी बहन आरती का सहारा लिया। चूंकि आरती सुलेखा की सहेली थी, सो वह उसकी मदद को राजी हो गई। आरती अपने फोन पर अंकित और सुलेखा की बात कराने लगी। माँ या बहन बरखा जब कभी सुलेखा का फोन चेक करती तो पता चलता कि फोन पर आरती से बात हुई थी। सुलेखा का चाचा राजीव उर्फ राजी गांव का दबंग आदमी था। जब उसे पता चला कि उसकी भतीजी सुलेखा गैर जाति के लड़के अंकित के प्यार में दीवानी है, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अंकित और उसके घर वालों से मारपीट की, साथ ही हिदायत दी कि वह सुलेखा से दूर रहे वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। राजीव ने सुलेखा को भी प्रताड़ित किया तथा उस पर पाबंदी बढ़ा दी। अंकित और सुलेखा प्यार के उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। पाबंदी के बावजूद वे एक दूसरे से मिल लेते थे। ऐसे ही एक रोज जब अंकित की मुलाकात सुलेखा से हुई तो वह बोला, सुलेखा, तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और घर वाले मिलने में बाधक बने हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ भाग चलो। हम दोनों कहीं दूर जाकर अपना आशियाना बना लेंगे। अंकित की बात सुनकर सुलेखा गंभीर हो गई। तुम्हारे साथ भागने से मेरे परिवार की बदनामी होगी। मेरी ये गलती चाचा, पापा और परिवार पर भारी पड़ेगी। मेरी सगी बहन बरखा व चचेरी बहनें भी कुंवारी रह जाएंगी। इसके लिए मजबूर मत करो। सोच लो सुलेखा, यह हमारी जिंदगी का सवाल है। मैं तुम्हें कुछ वक्त देता हूं। इतना जान लो कि तुम मुझे नहीं मिली तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। अंकित ने कहा और चला गया। पर इसके पहले कि सुलेखा कुछ निर्णय कर पाती, मार्च के अंतिम सप्ताह में देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। ऐसी स्थिति में घर से भागना खतरे से खाली न था। अंकित ने इंतजार करना ही उचित समझा। इधर न जाने कैसे सुलेखा के चाचा राजीव उर्फ राजी को यह पता चल गया कि अंकित और सुलेखा घर से भागने की फिराक में हैं। इसके पहले कि सुलेखा घर से भागे और उसके परिवार पर दाग लगे, राजीव ने दोनों को ही मिटाने की ठान ली। इसके बाद उसने अपने भाई राम प्रसाद, बेटे सौरभ कुमार और भतीजे सनी के साथ एक योजना बनाई। योजना के तहत सौरभ ने 30 मार्च 2020 की शाम 7 बजे सुलेखा के प्रेमी अंकित को फोन करके अपनी दुकान पर बुलाया। जब अंकित दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद कर रहा था। सौरभ अंकित को सुलेखा के संबंध में कुछ जरूरी बात करने के बहाने गांव के बाहर अपने गेहूं के खेत पर ले गया। वहां राजीव, राम प्रसाद और सनी पहले से घात लगाए बैठे थे। अंकित के पहुंचते ही उन सब ने मिलकर उसे दबोच लिया और मुंह दबाकर मार डाला। अंकित को मौत की नींद सुलाने के बाद राजीव अपने भतीजे सनी के साथ घर पहुंचा। सुलेखा उस समय अपनी बहन बरखा के साथ बतिया रही थी। उन दोनों ने सुलेखा से बात की और फिर अंकित और सुलेखा को आमने सामने बैठाकर बात करने और कोई ठोस निर्णय लेने की बात कही। सुलेखा इसके लिए राजी हो गई। इसके बाद वे उसे बहलाकर गेहूं के खेत पर ले आए। सुलेखा ने पूछा, अंकित कहाँ है? वह वहां पड़ा सो रहा है, उसे जगाकर बात करो। राजीव के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर रही थी। चंद कदम चलकर सुलेखा अंकित के पास पहुंची और उसे हिलाया डुलाया, पर वह तो मर चुका था। सुलेखा को समझते देर नहीं लगी कि घर वालों ने उसके प्रेमी अंकित को मार डाला है। अब वे उसे भी नहीं छोड़ेंगे। वह बदहवास हालत में घर की ओर भागी, लेकिन अभी वह खेत की मेड़ भी पार नहीं कर पाई थी कि राम प्रसाद और सौरभ ने उसे सामने से घेर लिया। भागती कहाँ है कुलछनी, अब तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ राम प्रसाद, राजीव, सनी और सौरभ ने मिलकर सुलेखा को जमीन पर पटक दिया। फिर राम प्रसाद ने मुंह दबाकर बेटी की सांसें बंद कर दी। हत्या करने के बाद उन लोगों ने बारी बारी से दोनों के शव अंकित के ही कुएं में डाल दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि लोगों को लगे कि दोनों ने आत्महत्या की है। इधर जब अंकित देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों ने उसकी खोज शुरू की। अंकित को खोजते हुए उसकी मां दिलीप कुमारी राम प्रसाद के घर गई तो उसने इल्जाम लगाया कि अंकित उसकी बेटी को भगा ले गया है। दिलीप कुमारी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही तो राम प्रसाद अपने बेटे सनी कुमार, भाई राजीव व भतीजे सौरभ के साथ घर से गायब हो गया। दिलीप कुमारी रिपोर्ट लिखाने गई थी, पर पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
2 अप्रैल 2020 को घटना का खुलासा तब हुआ जब सुदामा नाम का मजदूर पानी लेने कुएं पर गया। पुलिस ने 8 अप्रैल 2020 को अभियुक्त राजीव उर्फ राजी, सौरभ कुमार, राम प्रसाद तथा सनी से पूछताछ के बाद इटावा कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को जिला जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल दहला देने वाली खूनी सच की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और ये भी लिखें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ऐसी ही और रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य और सच्चाई के साथ। धन्यवाद।